नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम राय और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इंटरेस्टिंग स्टोरी। आज हम बात करेंगे इमरजेंसी की। जी हाँ, 1975 में भारत में इमरजेंसी लगाई गई। भारत का वो काला दिन जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने रेडियो पर आपातकाल की घोषणा की। लेकिन इंदिरा गांधी को यह फैसला किसकी सलाह पर और किन हालात में लेना पड़ा, आज हम इसी पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं 12 जून 1975 से। 12 जून को इंदिरा गांधी को हाईकोर्ट के फैसले का बेसब्री से इंतजार था। 12 जून की उस सुबह करीब 8:30 बजे इंदिरा गांधी ने अपने असिस्टेंट से पूछा कि रायबरेली चुनाव को लेकर आज हाईकोर्ट का फैसला आना है ना। इस पर वहां मौजूद इंदिरा के छोटे बेटे संजय गांधी ने कहा कि आप बेफिक्र रहिए, फैसला आपके ही पक्ष में आएगा। इसके पीछे संजय का तर्क ये था कि इंदिरा के खिलाफ कोर्ट जाने वाले समाजवादी नेता राजनारायण के वकील शांति भूषण उस दिन कोर्ट में नहीं थे और इंदिरा के वकील एसी खरे ने बता दिया था कि सारा इंतजाम हो गया है। ठीक 10 बजे जस्टिस जगमोहन सिन्हा अदालत पहुंचे। उनके सामने 259 पन्नों का फैसला था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो सिर्फ निष्कर्ष ही पढ़ेंगे। इसके बाद जज ने फैसला सुनाया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 6 साल के लिए मताधिकार से वंचित किया जाता है। जस्टिस सिन्हा के फैसले ने हिंदुस्तान की सियासत में जैसे भूचाल ला दिया। इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई। भले ही जस्टिस सिन्हा को यह अंदाजा नहीं था कि उनकी कलम से इतिहास का कौन सा अध्याय लिखा जा रहा है, लेकिन उस वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट में सरगर्मी बहुत तेज थी, एक सफदरगंज रोड से भी कहीं ज्यादा। इधर राजनारायण और उनके समर्थकों ने भरी दोपहरी में दिवाली मनाना शुरू कर दिया। कोर्ट के फैसले की कॉपी न्यूज एजेंसी पीटीआई को मिल गई। इंदिरा के प्राइवेट सेक्रेटरी शेषन ने संजय गांधी को उसकी सूचना दी, जो गुड़गांव के अपने मारुति प्लांट में थे। वह तुरंत प्रधानमंत्री निवास पर पहुंचे। प्रधानमंत्री निवास पर इंदिरा गांधी, संजय गांधी और इंदिरा गांधी के सेक्रेटरी के बीच बैठक शुरू हुई। बैठक में इंदिरा गांधी ने मदद के लिए अपने बेटे की तरफ देखा और पूछा, क्या अब मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए? इस पर संजय गांधी ने कहा, आप अभी भी प्रधानमंत्री हैं और भी कई रास्ते होंगे इस समस्या से निपटने के लिए। इसके बाद इंदिरा गांधी के सेक्रेटरी ने कहा, हमें इस समस्या को जड़ से खत्म करना है, इसलिए आपको प्रधानमंत्री पद पर बने रहना जरूरी है। अभी इस मुसीबत से निकलने के लिए इंदिरा और संजय माथापच्ची कर ही रहे थे कि गांधी के गुजरात से एक और झटका देने वाली खबर आई, ये बताने के लिए कि एक सफदरगंज रोड पर मची जयकार अब सूबों में चटकने लगी है। 12 जून की उस रात एक सफदरगंज रोड पर कोई सोया नहीं। सारी रात संजय गांधी अपनी कोठी के साथ आगे की रणनीति बनाते रहे। इसके तहत ही यह तय हो गया कि हर रोज सफदरगंज रोड के आसपास सिर्फ जनसैलाब होगा, जिसकी लहरों पर इंदिरा का नाम लिखा होगा, जिसकी गूंज सिर्फ इंदिरा इंदिरा के रूप में सामने आएगी। संजय को पता था कि भीड़ उनकी मां की कमजोरी है। 13 जून को दिल्ली में चलने वाली डीटीसी की 983 बसें सिर्फ कांग्रेस के समर्थकों और कार्यकर्ताओं को ढोने में लगा दी गईं। तो सारी बसें, पूरा का पूरा जत्था बसों का हटा दिया और राजनीतिक कार्रवाई में लगा दिया। और सिर्फ यही नहीं, मोटर व्हीकल्स एक्ट का उल्लंघन हुआ, क्योंकि इन बसों को भेजा गया राजस्थान से लोगों को लाने के लिए, हरियाणा से लोगों को लाने के लिए, उत्तर प्रदेश से लोगों को लाने के लिए। तो ढोने का काम किया, जो कि डीटीसी के पास तो वो लाइसेंस नहीं है, वो तो लाइसेंस केवल दिल्ली शहर में चलने का लाइसेंस था। हर रोज इंदिरा के घर के पास गोलमेथी चौक पर बसों में भरकर किराए के समर्थक हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लाए जा रहे थे। वहां हर रोज संजय गांधी का भाषण होता। वहीं दूसरी तरफ जोश में आया विपक्ष इंदिरा गांधी का इस्तीफा चाहता था। संजय गांधी ने तय कर लिया था कि इंदिरा गांधी का इस्तीफा किसी हाल में नहीं होगा। 15 जून को संजय गांधी ने अपनी चौकड़ी के 2 सदस्यों बंसीलाल और आर.के. धवन से मिलकर यह तय किया कि इंदिरा का ताज बचाने के लिए जरूरी हुआ तो इमरजेंसी भी लगाई जा सकती है। बाहर भनक भी नहीं थी, लेकिन अंदर तो साफ हो गया था कि इंदिरा गांधी किसी तरह से सत्ता में बनी रहेंगी। अब संजय की कोठरी के सामने सवाल था कि वह अपनी रणनीति पर चलने के लिए इंदिरा को कैसे तैयार करते हैं। एक बार तो इंदिरा के जहन में ये बात भी आई कि जब तक वह कानूनी पचड़े से निकल नहीं जाती हैं, तब तक के लिए वे प्रधानमंत्री पद छोड़ दें। लेकिन संजय गांधी ने उन्हें समझा दिया कि जो भी प्रधानमंत्री बनेगा, उनके लाख कहने के बावजूद कुर्सी छोड़ने के लिए कतई तैयार नहीं होगा।
संजय गांधी ने उन्हें यह भी समझाया कि अगर उन्हें राजनीति में अपनी धमक और सत्ता में पकड़ बनाए रखनी है तो उन्हें प्रधानमंत्री बने रहना होगा। जब एक बार यह तय हो गया कि सत्ता इंदिरा गांधी की उंगलियों पर ही नाचेगी, तो अब उनकी किचन कैबिनेट के लोग यह तय करने में लग गए कि उसे संसदीय जामा कैसे पहनाया जाए। 18 जून को इंदिरा गांधी ने कांग्रेस संसदीय दल की बैठक बुलाई। उसमें सभी नेताओं ने इंदिरा के नेतृत्व में संपूर्ण आस्था जताई। किसी ने नहीं कहा कि अदालत के फैसले का सम्मान करते हुए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, बल्कि सबने ये कहा कि इंदिरा का सत्ता में होना अपरिहार्य है। लेकिन चंद्रशेखर कृष्णकांत, मोहन धारिया, लक्ष्मी कांतम्मा और रामधन जैसे युवा नेताओं को मंजूर नहीं था कि इंदिरा की सत्ता को अपरिहार्य माना जाए। इसलिए इन सब ने संसदीय दल की बैठक का बहिष्कार किया। 25 जून 1975 ये साफ हो गया था कि देश की संसद चलती रहेगी और ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत भी कहलाएगी। लेकिन इसको चलाने वाले पंच नहीं होंगे, बल्कि इसे चलाएगा संजय गांधी नाम का वह चौधरी जो इस संसद का सदस्य तक नहीं है। कांग्रेस के तमाम सांसदों और नेताओं ने इंदिरा तो छोड़िए, संजय गांधी के सामने घुटने टेक दिए। लेकिन यह सवाल नेहरू गांधी के परिवार के जहन में घुमड़ ही रहा था कि क्या देश की जनता भी घुटने टेक देगी? क्या लोग भी इंदिरा गांधी को आगे भी अपना नेता मानेंगे? इसके लिए संजय ने एक नई रणनीति बनाई, संपूर्ण पारिवारिक रणनीति। पीएम की कुर्सी पर विराजमान थी इंदिरा गांधी, लेकिन फैसले ले रहे थे संजय गांधी। एक तरफ संजय गांधी थे जो सत्ता को हर हाल में अपने कुर्ते की जेब में रखना चाहते थे, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं समेत समूचा विपक्ष था जिसकी अगुवाई करने खुद जेपी दिल्ली जाने वाले थे। इन सब के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष में मोर्चाबंदी तेज हुई तो संजय गांधी के समझाने पर इंदिरा ने 20 जून को पोर्ट क्लब पर एक जबरदस्त रैली की। इस रैली में 10 लाख लोगों की भीड़ आने की खबर आई, लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह थी कि इंदिरा का फैमिली एल्बम बोट क्लब पर दिखा। दोनों बेटे राजीव और संजय, दोनों बहुएं सोनिया और मेनका और पोते राहुल और प्रियंका। इस रैली में इंदिरा भावुक भी हुई और विपक्ष पर हमलावर भी हुई। उधर 24 जून को जेपी दिल्ली पहुंचे। उनकी धमक ही इंदिरा के लिए कम बड़ा धक्का नहीं था जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आर कृष्णा अय्यर ने फैसला सुना दिया कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री तो रह सकती हैं, लेकिन संसद में वोटिंग नहीं कर सकती हैं। इससे विपक्ष का हौसला आसमान छूने लगा। 25 जून की शाम रामलीला मैदान में जैसी भीड़ दिखी वैसी भीड़ शायद ही पहले कभी देखी गई हो। मैदान में पांव रखने तक की जगह नहीं थी। यह जनसैलाब रामलीला मैदान से संसद भवन तक फैल चुका था। जब जेपी ने इंदिरा की सत्ता को सीधे चुनौती दी तो एक सफदरगंज रोड ढल उठा। उधर जेपी की रैली खत्म हुई। इधर रात 8 बजे इंदिरा राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से मिलने राष्ट्रपति भवन पहुंची, या यूं कहें कि उन्हें इमरजेंसी लगाने की सूचना देने पहुंची। राष्ट्रपति ने इंदिरा गांधी से पूछा कि क्या इसकी सूचना बाकी कैबिनेट को भी है? इंदिरा का जवाब था नहीं, हमने इसे बताना जरूरी नहीं समझा है। राष्ट्रपति ने पूछा क्या वाकई में कोई और चारा नहीं है? तब इंदिरा ने कहा नहीं, कोई रास्ता नहीं है। 25 जून की उस रात करीब 11 बजे इंदिरा गांधी ने अपने गृह मंत्री ब्रह्मानंद रेड्डी को बुलाया और उसके 1 घंटे बाद सरकारी अफसर इमरजेंसी का मसौदा लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंचा राष्ट्रपति के दस्तखत के लिए। आधी रात को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली ने जब आपातकाल के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए तो उसके साथ ही हिंदुस्तान में लोकतंत्र इंदिरा गांधी और संजय गांधी का बंधक बन चुका था। संविधान की धारा 21 तक निलंबित कर दी गई, जिसकी वजह से हर नागरिक को जीने का अधिकार मिला हुआ है। 26 जून की सुबह 6 बजे कैबिनेट की आपातकाल बैठक बुलाई गई, जिसमें किसी मंत्री ने इमरजेंसी पर चूं तक नहीं किया। सब ने इसे सही ठहराया। इंदिरा गांधी के मंत्रियों को भी सुबह होने के बाद ही पता चला कि देश में इमरजेंसी लग चुकी है, लेकिन दिल्ली पुलिस को सब पता था। यह भी पता था कि सबसे पहले किसे गिरफ्तार करना है, कौन सत्ता की आंखों में सबसे ज्यादा खटक रहा है। हम बात कर रहे हैं जेपी की। 25 जून की रात जेपी गांधी शांति प्रतिष्ठान में रुके हुए थे, जब रात में पुलिस ने उन्हें जगाकर गिरफ्तार कर लिया। सिर्फ जेपी ही नहीं, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी समेत देश के तमाम बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। सुबह 8 बजे जब इंदिरा गांधी ने रेडियो पर आकर देश को बताया कि आपातकाल लागू हो चुका है, तब तक इंदिरा गांधी के तमाम विरोधी नेता सलाखों के पीछे थे। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। 4-5 बजे की बात होगी जब मेरे पास टेलीफोन आया
कि भाई दिल्ली में गिरफ्तारियां हुई हैं। इसके साथ ही शुरू हुआ दमन का वो खेल जिसने 19 महीनों तक लोकतंत्र को कोमा में रखा। सत्ता के गलियारों में बस इंदिरा के बेटे संजय गांधी की हनक थी और उसके हुक्म पर चलने वाली युवा कांग्रेस की टोली। संजय को लगता था कि इमरजेंसी के साए में हिंदुस्तान के नौजवान उनके साथ जुड़ जाएंगे। दिल्ली की दुर्गमान गेट इलाके में रहने वालों के घर पर सुंदरीकरण के नाम पर बुलडोजर चलवा दिया गया, तो वहीं नसबंदी ने लोगों को बुरी तरह हिला दिया। सफाई के नाम पर आगरा में लोगों को विस्थापित किया गया। 25 जून की वो रात देश की आत्मा को कुचल दिया गया था। देश के मीडिया को दबोच दिया गया था। देश के महापुरुषों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। पूरे हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया गया था। और सिर्फ किसी की सत्ता चली न जाए इसलिए न्यायपालिका का जजमेंट था। न्यायपालिका का अनादर कैसे होता है उसका वो जीता जागता उदाहरण है। इन सबके बीच विपक्षी नेताओं पर सरकारी शंका बनी रही। डायनामाइट कांड से मशहूर जॉर्ज फर्नांडिस को जब अदालत में लाया जाता था तो उनके हाथों में हथकड़ी और कमर में तानाशाही की जंजीर बंधी होती थी। 19 महीने इंदिरा विरोधी सभी नेता जेल में कैद रहे। बाहर था तो सिर्फ सन्नाटा, जिसे इंदिरा और उनके बेटे संजय ने अपने पक्ष में समझ लिया। सत्ता की इस दंभी नासमझी ने लोकतंत्र के लिए रास्ता साफ कर दिया। 19 महीने की इमरजेंसी के दौरान जनता की बुनियादी अधिकार छीन लिए गए थे। मीडिया पर पाबंदी थी, बोलने लिखने की आज़ादी, सब कुछ छीन ली गई थी। इंदिरा गांधी को लगता था कि आपातकाल के साथ देश की जनता पर उनका नियंत्रण पहले के मुकाबले बढ़ चुका है। ऐसी बात उनके करीबियों ने उनके मन में बैठा दी। लेकिन 1977 के चुनाव में यह बात पूरी तरह इंदिरा का भ्रम साबित हुई। 19 महीने में ही इमरजेंसी का साया देश पर से हट गया। 1977 के जनवरी महीने में जब इमरजेंसी हटी तो इंदिरा को यकीन था कि चुनाव करवाकर वह प्रचंड बहुमत से जीत जाएंगी। खुद जेपी को भी भरोसा नहीं था कि वो इंदिरा को हरा पाएंगे। 1977 के चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हार गई, इंदिरा हारी और संजय हारे और 19 महीने जेल में बिताए नेताओं को जनता ने अपना हीरो बना लिया। 1977 के चुनाव में व्यक्ति के तौर पर चाहे कोई भी जीता या हारा, लेकिन वास्तव में जीता तो लोकतंत्र और हारी तो तानाशाही। भारत की लोकतंत्र में तानाशाही को जनता ने जो सबक सिखाया वह आज भी याद किया जाता है। राजनीतिक तौर पर आपातकाल का दौर हमें सबक सिखाता है कि लोकप्रियता और उपलब्धियों के बावजूद अगर जनता की उम्मीदों पर सत्ता खरी नहीं उतरती है तो बड़ा से बड़ा दाव भी उल्टा पड़ जाता है। लोकतंत्र में इसी शक्ति को राजनेता हमेशा याद रखते हैं। मीसा और डिफेंस ऑफ इंडियन रूल के बहाने देश में अपने विरोधियों और आलोचकों को जेल में डाल दिया गया। आपातकाल हमें यह भी सबक सिखाता है कि जब भी निरंकुश सत्ता अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करती है तो जनता उन्हें सबक सिखाती है और संविधान को संरक्षित करती है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।